वेलकम बच्चों, क्लास 7th की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 में अब हम अपना लास्ट टॉपिक में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये है आज शाहजहां के ऊपर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने अकबर और जहांगीर के जो भी आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शंस उन्होंने कराए थे वो हमने पढ़ा था, बाबर ने जो कराए थे। लेकिन आज हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे कि शाहजहां ने अपने जब वो रेन था उसका, जब वो रूल करता था, तब उसने कौन कौन से कंस्ट्रक्शंस कराए और किस तरह के टेक्निक्स या आर्किटेक्चर यूज करा उसने अपनी बिल्डिंग्स में। ठीक है, जब शाहजहां रेन कर रहा था, उसका जब काल था, मतलब रूल करता था, तब उसने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कराए और स्पेशली सारे कंस्ट्रक्शंस जो थे वो आगरा और दिल्ली में थे। ठीक है, उसने जो हॉल बनाया था पब्लिक के लिए या फिर जो प्राइवेट अपने लोगों से मिलने के लिए, जो सेरेमोनियल हॉल जहाँ पे सब सेरेमनीज होती थी, चाहे वो पब्लिक के लिए हो चाहे वो प्राइवेट सेरेमनीज, वो होल्ड करता हो अपने, हेल्ड करता हो अपने उसमें, उसके लिए जो उसने हॉल बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली बनाया गया था। उस हॉल को दीवाने खास व आम कहते थे। ओके, और ये जो एक बड़े से कोर्ट यार्ड के अंदर था और इसको चेहल सुतुन भी कहते थे, क्योंकि इससे चेहल सुतुन का मतलब होता है 40 खंभों वाला हॉल। ठीक है, सोचिए कितना बड़ा हॉल था ये। जो शाहजहां की ऑडियंस थी, ठीक है, उसके लिए जो हॉल बनाया जाता था वो बेसिकली ये सोच के बनाते थे कि वो एक मस्जिद जैसा लगे। ठीक है, और जिस जो पेडेस्टल मतलब जिस जगह पे है ना, शाहजहां की थ्रोन गद्दी थी जहाँ पे वो बैठता था, ठीक है, उसे किबला कहते थे। किबला क्यों कहते थे? क्योंकि हर मुस्लिम जब भी वो अपनी नमाज पढ़ता है तो वो मक्का के साइड को, वेस्ट साइड को जो है फेस करके पढ़ता है, और उस डायरेक्शन को, क्योंकि मक्का इंडिया से वेस्ट में लाई करते हैं, तो उस डायरेक्शन को किबला कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए पूरा जो हॉल था ऑडियंस का वो ऐसा बनाया गया था कि सभी लोग जो भी उसके हॉल में हैं, ऑडियंस, वो जब शाहजहां की तरफ फेस करे तो उनका डायरेक्शन जो है वो जिस तरफ वो प्रेयर करते हैं, डेली नमाज पढ़ते हैं, उस तरफ हो, किबला की तरफ हो। ठीक है, इस तरह से राजा को जो है भगवान की तरह से रिप्रेजेंट करने का एक जो ये आइडिया था वो उसके आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है कि जैसे हम भगवान को याद ना की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं हम उनके उस दिशा में मुंह करके, तो शाहजहां को एक तरह से वो अपने आप को धरती पे एज ए गॉड रिप्रेजेंट करना चाहता था। ठीक है, और उसके बाद जो लाल किला उसने दिल्ली में बनवाया था, ठीक है, उसकी जो वहाँ पे जो उसकी गद्दी थी उसमें बहुत सुंदर सी पिएट्रा दुर्रा की जो है नक्काशी थी, जिसमें उसके थ्रोन के पीछे, जिसमें एक ग्रीक गॉड ऑर्फियस हैं जो ल्यूट प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ल्यूट क्या होता है? ल्यूट जनरली ऐसे दिखने में होता है, ये हमारे ग्रीक गॉड है जिनका नाम ऑर्फियस है, और ये जो हाथ में लेके बजा रहे हैं वो ल्यूट है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्फियस थे उनके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब क्षमता थी कि वो अपने म्यूज़िक से बहुत खुखार से खुखार बीस्ट राक्षस को भी जो है वो शांत कर सकते थे, और शांति इतना शांत कर दें कि सारे खुखार लोग आराम से शांति से रह सकते थे। ठीक है, तो इतनी पावर थी इनके म्यूजिक में, तो इसी को जो है शाहजहां ने अपनी थ्रोन के पीछे बनवाया था, वो एक पिएट्रा डुर्रा इनले। अब ये पिएट्रा डुर्रा क्या होता है? ये मार्बल या सैंडस्टोन के जो पत्थर होते हैं ना, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर बहुत सारे कलर्ड पत्थरों से डिज़ाइन बनाना। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइंस बनी है यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर, ये कोई पेंटिंग से नहीं बनी है ना कलर से, ये सब जो है पत्थरों से हैं। पत्थरों को इसमें इस मार्बल में या सैंडस्टोन में एम्बेडेड किया गया है और ये डिज़ाइंस बनाई गई हैं। इसी को पिएट्रा डुरा कहते हैं, जो कि बहुत उम्दा नक्काशी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दीवार पे, ये सब पिएट्रा डुरा है। ठीक है, मार्बल्स पे पत्थरों को उसके अंदर एम्बेड करके उसके बाद उस पर नक्काशी कर की गई है। ठीक है, उस शेप में।
तो इस तरह की नक्काशी आपको शाहजहां ने जो लाल किला बनवाया दिल्ली में, उसके थ्रोन के पीछे आपको देखने को मिल जाएगी। जब भी आप कभी जाएंगे तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर उसके थ्रोन के पीछे इस तरह की नक्काशी है, उसे पिएट्रा डूरा कहते हैं। और उस नक्काशी में जो है एक ग्रीक गॉड ऑर्फियस बने हैं जो ल्यूट प्ले कर रहे हैं, और इसलिए वो ऐसा मानते थे लोग कि इनके ल्यूट में, इनके म्यूजिक में इतनी शक्ति है कि वो सारे बीस्ट जो है वो शांत हो सकते हैं। ठीक है, जो शाहजहां ने अपनी ऑडियंस के लिए हॉल बनवाया था, उसका मेन मकसद ये था कि वो एक ऐसा राजा दिखा सके जो बहुत जस्टिस करने वाला है, और चाहे वो कोई बहुत हाई कास्ट का हो या हाई रैंक रखता हो, चाहे वो कोई लो रैंक रखता हो सोसाइटी में, इससे मतलब नहीं है, वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा इस वर्ल्ड में। ठीक है, और ताकि सब हाई एंड लो मिल करके साथ में हार्मनी और पीस में रह सकें। ठीक है, अपने स्टार्टिंग के पीरियड में शाहजहां का जो कैपिटल था वो आगरा था। ठीक है, और इसलिए वहाँ पे जितने भी नोबल लोग नोबल मतलब जो किंग जैसे राजघराने वाले लोग होते थे, ठीक है, उन्होंने अपना सारा घर जो है वो यमुना रिवर के किनारे बनाया। ठीक है, और वहाँ पे जो बाग बने, गार्डन्स बने, वो भी चार बाग फॉर्मेट में बने। ठीक है, अब चार बाग फॉर्मेट में बने तो इसको, इस तरह के गार्डन को रिवर फ्रंट गार्डन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है जो रहने का स्थान था, ठीक है, वो चार बाग के बीच में नहीं था, बल्कि नदी के किनारे था। ठीक है, उसके नदी के किनारे के पास था। ठीक है, अब जैसे आप शाहजहां का ताजमहल देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है रिवर फ्रंट गार्डन का। ठीक है, और ये अब तक का सबसे उम्दा आर्किटेक्चर है। वाइट कलर के मार्बल से इसको बाकायदा बनाया गया है। ठीक है, और नदी के किनारे बनाया गया, यमुना नदी के, सबको पता है। और ये गार्डन साउथ को फेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप शाहजहां का ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये यमुना नदी बह रही है, और कैसे यहाँ पर इसने ताजमहल बनाया नदी के किनारे। ये पूरा गार्डन साउथ साइड में है, और पूरी सिटी नदी के किनारे यहाँ पर बसी हुई है। ठीक है, सब कुछ यहाँ बसा हुआ है। सारे नोबल्स नदी किनारे बसते थे। ठीक है, और वहीं पे आप शाहजहानाबाद का मैप देखिए, जो दिल्ली में शाहजहां ने जो नया शहर बनाया था, उसका नाम उसने शाहजहानाबाद रखा था। कितना कंजस्टेड है, और यहाँ पर भी जो है नदी किनारे जो है सारे सब चीज़ें, सिटीज़ बसी हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो शाहजहानाबाद उसने बनाया था, वहाँ पर जो रिवर नदी का किनारा था, रिवर फ्रंट था, वहाँ पर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। सिर्फ कुछ खास राजघराने के लोगों को ही नदी को के पास जाने की, नदी को एक्सेस करने की परमिशन थी। उसमें से उसका सबसे बड़ा बेटा दारा सुको था, जिसको परमिशन थी कि वो नदी जा करके उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बाकी सभी लोगों को ये ऑर्डर था कि वो अपने घर शहर से दूर, यमुना नदी से दूर शहर में बनाए। ठीक है, उसके यमुना के पास में नहीं बनाना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर हो, चाहे कोई भी एम्पायर हो, 8th से 18th सेंचुरी के बीच में इन आर्किटेक्चर्स की वजह से बहुत ज़्यादा रिच ट्रेडिशंस हमारे कंट्री को मिले। ठीक है, जैसे कि विजयनगर में हम अगर जाओगे तो देखोगे, विजयनगर नागरा में, कि वहाँ पर जो रूलर्स थे, उनके जो हाथियों के अस्तबल हुआ करते थे, स्टेबल्स हुआ करते थे, उनकी जो आर्किटेक्चर की स्टाइल थी, वो बीजापुर और गोलकोंडा के सल्तनत के आर्किटेक्चर से मेल खाती है, वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, और अगर आप वृंदावन जो कि मथुरा में है, वहाँ के मंदिरों को आप अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ के मंदिरों के बनाने की जो स्टाइल है, वो फतेहपुर सीकरी के जो मुगल पैलेस है, महल है, उससे मेल खाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे मंदिर की स्टाइल एक मुगल एम्पायर के पैलेस से मेल खाती है। इसका मतलब अगर उस टाइम पे किसी को कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन पसंद आती थी, तो वो उसको अपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन में उसको फ्यूज़ करता था। ठीक है, मिलाता था, मिक्स करता था। इससे क्या होता था कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब एक सभ्यता का दूसरे सभ्यता के साथ में जो एक्सचेंज होता था आर्ट का, स्किल का, इससे जो है कल्चर बहुत एनरिच होता था। और भले ही मुगल सल्तनत फिर 18th सेंचुरी की बात ख़त्म हो गई, ठीक है, लेकिन
उसके द्वारा बनाए गए इतने अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर आज भी एक एग्जाम्पल है, बहुत आज भी एक एग्जाम्पल है एक बेहतरीन स्टाइल की। ठीक